जय हिंद साथियों। आज से हम लोग फिजिक्स का जो बहुत दिन से आप लोग का इंतज़ार था, फिजिक्स का क्लास हम लोग आज से चालू करते हैं और एकदम बेसिक से। और आज का जो हम लोग का ये क्लास रहेगा एकदम बेसिक फिजिक्स क्या होता है यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे और वहाँ तक पहुँचेंगे थोड़ा सा हाई लेवल तक। ये केवल एग्ज़ाम के लिए नहीं रहेगा। आप यदि आप अच्छे से फिजिक्स को पढ़ लेते हैं तो आपके नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग फिजिक्स पढ़ ही रहे हैं तो क्यों ना उस तरीके से पढ़े ताकि कोई दैनिक जीवन में कोई भी ऐसा बात हो वहाँ पे हम लोग पीछा नहीं रहे। एक अब यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री मैं दोस्त आपको बता दे रहा हूँ कि यदि आप इससे लगातार जुड़ जाते हैं तो पूरे साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो मैं तीनों कराऊंगा और पूरा एकदम जीरो से लेकर हाई लेवल तक। ठीक है दोस्तों, बिना सोचे समझे मैं आपको बता दूं ये लगभग इंडिया के जितना कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट है। थंबनेल में आप लोग देखे होंगे कि एलपी टेक्नीशियन जो आरपीएफ का बहाली आने वाला है उसके लिए है। बट कहने का मतलब ऐसा कुछ नहीं है, एलपी के लिए तो ही है क्योंकि एलपी में साइंस थोड़ा क्या बहुत अच्छा पूछा जाता है एलपी टेक्नीशियन में। फिर आपका आरपीएफ का बहाली आने वाला है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। एमटीएस आपका हो गया, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, ये सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ साथ आपका बिहार का जो फॉर्म आ ही चुका है नोटिफिकेशन उसका, बिहार एसआई और बिहार पुलिस का, जहां साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आपको बता दूं, मैं आपको विश्वास दिला दूं कि यदि आप लगातार जुड़ रहते हैं तो सबसे पहले मैं फिजिक्स आज से स्टार्ट कर रहा हूं। फिजिक्स जैसे कंप्लीट होगा या बीच बीच में केमिस्ट्री का भी वीडियो मैं डालूंगा। ठीक है दोस्तों, तो बिना समय को ज़्यादा ये करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले बात आता है फिजिक्स का। हाँ, एक बात और बता दूं कि यदि आप साइंस के बारे में जानना चाहते हैं कि साइंस क्या होता है तो पीछे मैंने कुछ रोज़ पहले वीडियो अपलोड किया हुआ है, वहाँ पे जाइए और साइंस के बारे में पहले बेहतरीन तरीक़ा से जानिए कि साइंस क्या होता है। और इसके साथ साथ एक और बात है इम्पोर्टेंट, बिग बैंग का घटना, तो इसके बारे में हम लोग स्पेशल वीडियो लेके आएंगे। यहाँ हम केवल यहाँ से आज से फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आपको अब सिलेबस भी तो कवर करना है ना। फिजिक्स इतना भी छोटा नहीं, थोड़ा समय लगे, कम से कम 90-100 क्लास होंगे केवल 90-100 तो ज़्यादा हो गया, 70 से 80 क्लासेस होंगे आपका केवल फिजिक्स का, तो इसलिए थोड़ा समय लगेगा। तो ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं भौतिकी। अब देखिए जो भौतिकी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे इसको अंग्रेजी में कहा जाता है फिजिक्स। ठीक है, इसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है फिजिक्स। समझ रहे हैं बात को, भौतिकी इसको अंग्रेजी में कहा जाता है। एकदम बिल्कुल शुरू से चलेंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, एकदम आराम आराम से हम लोग इसको क्या करेंगे देखते हुए चलेंगे। अब देखिए जो ये फिजिक्स है यह ग्रीक भाषा का एक शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है क्या फिजिक्स, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। क्या होता है प्रकृति, बात समझ। देखिए यही तो सब कुछ जुड़ा हुआ है। फिजिक्स जो है एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है प्राकृतिक। ठीक है, अब देखिए इस प्रकृति में पूरे ब्रह्मांड यानी पूरे प्रकृति में मात्र दो ही प्रकार के आप चीज़ों को देख सकते हैं। या तो आप उसको, या तो वो चीज़ देखने वाला होगा, जैसे कहने का मेरा क्या मतलब है, या तो वो दृश्य होगा, दृश्य मतलब जिसको देखा जा सके, और एक होगा अदृश्य जिसको देखा नहीं जा सके। पूरे ब्रह्मांड में, पूरा प्रकृति में दो ही चीज़ आपको मिलेगा, या तो आप उसको देख सकते हैं या फिर उसको नहीं देख सकते हैं, तीसरा कुछ तो मिलेगा नहीं, ये चीज़ आपको भी पता है। अब देखिए जिसको आप देख सकते हैं उसको आप क्या बोलेंगे, पदार्थ बोल देंगे। पदार्थ यानी मैटर। देखिए पदार्थ बोलिएगा या द्रव्य बोलिएगा, ठीक है। और जिसको नहीं देख सकते हैं उसको आप क्या होगा जी, ऊर्जा। देखिए समझिए इस बात को पहले समझिए, बहुत आराम से हम लोग धीरे धीरे, बहुत मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि यदि आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको फिजिक्स के बारे में पूरा जानकारी मिल जाएगा। जो आज के क्लास हम लोग का बेसिक है, चैप्टर कोई मैं स्टार्ट नहीं कर रहा हूं, चैप्टर अगले वीडियो से स्टार्ट होंगे, यूनिट एंड डायमेंशन फर्स्ट चैप्टर। बट ये जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पूरे प्रकृति में या तो देखने वाले वस्तु मिलेंगे या वो नहीं दिखने वाले हम मिलेंगे आपको। अब देखिए जो दिखेंगे उसको बोलेंगे पदार्थ, या अनुभव आप कर सकते हैं। अब देखिए जितना आपको पदार्थ है, या ठोस के रूप में हो, द्रव के रूप में या गैस के रूप में, जिसको आप देख सकते हैं। अब देखिएगा तो कुछ उसमें द्रव्यमान होगा, कुछ आस्थान घेरेगा। देखिए कुछ कहाँ होगा जी, उसमें आस्थान होगा, उसमें कुछ भार होगा, किसमें, जो पदार्थ है। लेकिन जो ऊर्जा है उसमें ना तो भार होगा और ना ही वो आस्थान घेरेगा। समझिए फिजिक्स का मतलब आप समझते चलिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। जो आपका
दिखने वाला प्रकृति का जो भी पदार्थ होगा उसमें कुछ स्थान घेरेगा, उसमें कुछ भार होगा। बट जो नहीं दिखने वाला होगा ओके, उसमें केवल आपको ऊर्जा मिलेगा। अब ऊर्जा मिलेगा तो उसमें ना तो भार होगा और ना ही स्थान घेरेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपका बात क्लियर हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा। अब देखिए, इस भौतिकी को दूसरे भाषा में आप कह सकते हैं। देखिए, इस भौतिकी को दूसरे भाषा में कहिएगा मापन विज्ञान। कौन विज्ञान? मापन विज्ञान। अब देखिए, मापन विज्ञान का क्या मतलब है? पूरे भौतिकी में आप अनुभव कीजिएगा, जब पूरे भौतिकी को आप यानी फिजिक्स को अच्छे से पढ़िएगा तो एक चीज़ को आप अनुभव करिएगा कि पूरे फिजिक्स में हम हर चीज़ों को माप रहे हैं, तोल रहे हैं या उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। मान के चलिए कि हम प्रथम चैप्टर स्टार्ट कर दें, यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक मतलब लंबाई को किस चीज़ में मापेंगे, द्रव्यमान को किस चीज़ में मापेंगे, कोई लड़का दौड़ रहा है तो कितना स्पीड से दौड़ रहा है, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश हमारे पृथ्वी तक आ रही है तो कितना मिनट में आ रही है, कितना समय लग रहा है। आप फिजिक्स में जो कुछ पढ़िए सब में माप तोल का ही काम होता है लगभग। इसीलिए आप इसको एनसीईआरटी बुक पढ़िएगा, आपका 11th का, तो ये एक लाइन जो इसमें लिखा हुआ है कि जो भौतिकी विज्ञान है यानी भौतिकी है वह उसको मापन विज्ञान भी आप कह सकते हैं, क्योंकि पूरे फिजिक्स में केवल माप तोल का ही चर्चा चला हुआ है। कोई भी चैप्टर आप उठा कर देख लीजिए फिजिक्स का, कुछ भी उठाइए, वहाँ से आपको हर चीज़ का जानकारी क्या मिलेगा, उसके बारे में जानकारी यानी मापना। अब सिंपल बात है, कोई चीज़ भी खरीदने जा रहे हैं तो 2 kg, समझ ना बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पूरे फिजिक्स में अब देखिए भार को भी तो मापा जाएगा, समझ ना बात को, ऊर्जा को भी मापा जाएगा, या तो गतिज ऊर्जा हो या स्थितिज ऊर्जा हो। बल को भी, बल के बारे में भी पढ़िएगा तो हम लोग कहते हैं कि यार लड़का कितना बल लगाया, 10 न्यूटन या 20 न्यूटन, समझ आ रहा बात। तो पूरे फिजिक्स में हम लोग क्या करते हैं, माप तोल करते हैं हर चीज़ों का, तो इसलिए इसको दूसरे भाषा में मापन विज्ञान भी कहा जाता है। ये आपसे एग्जाम में कतई नहीं पूछेगा, ये भी बात क्लियर है। बट आपके जानकारी के लिए आज बेसिक आपका क्लास है फिजिक्स, इसलिए मैं ये सब चीज़ बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब देखिए, इसको थोड़ा सा रॉक कर लें तो बात सब समझ में आ रहा है। अब देखिए, दूसरा बात का इसमें बच रहा है आपका। देखिए, इस फिजिक्स में छोटे कण से लेकर बड़े कण के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, बड़े पदार्थ के बारे में, छोटे चीज़ों से लेके बड़े बड़े चीज़ों के बारे में हम लोग भी पढ़ेंगे इसके बारे में। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे, सबसे छोटा कण माना जाता है इलेक्ट्रॉन को, परमाणु को, अणु को सबसे छोटा कण है, प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन उसमें आता है। और बड़ा के मतलब क्या होगा, ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे, सूर्य के बारे में पढ़ेंगे, तारे के बारे में पढ़ेंगे, गैलेक्सी के मतलब ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। मतलब फिजिक्स में हम लोग छोटे चीज़ों से लेकर बड़े चीज़ों के बारे में क्या करते हैं जी, अध्ययन करते हैं। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा। अब देखिए, ब्रह्मांड में बड़े चीज़ों के बारे में जब मतलब मान चलिए ब्रह्मांड के बारे में हम जानना चाहते हैं तो ब्रह्मांड के बारे में जानिएगा तो ब्रह्मांड का लगभग आकार समझिए, ब्रह्मांड का आकार लगभग कितना हो जाएगा, तो 10 पर पावर, आपको मैं बता दूं कि 10 पर पावर 26 मीटर होता है। कितना मीटर? 26 मीटर ब्रह्मांड का आकार। 10 एग्जाम में नहीं पूछा गया है, बस आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि आप थंबनेल में देख चुके हो कि बेसिस क्लास है एकदम फिजिक्स का आपका। तो ब्रह्मांड का आकार जो होता है लगभग आपका होता है 10 पर पावर 26 मीटर के आसपास होता है लगभग। ठीक है, अब देखिए, अब कोई छोटा मतलब कौन के लीजिएगा, मान के चलिए हम लेकर चलते इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का लगभग आपका मान के चलिए कि 10 पर पावर -15 से लेकर हमको बता दें कहाँ से कहाँ तक अध्ययन किया जाता है आकार में। 10 पर पावर -15 से लेकर 10 पर पावर +26 के इतना मीटर के बीच में लगभग चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं। अब सोच के देखिए 10 पर पावर -15 मीटर कितना छोटा मापन है। समझ रहे हैं हम क्या समझाना चाह रहे हैं आपको? 10 पर पावर -15 मीटर आप मापिए तो सोच भी नहीं सकते हैं कितना छोटा मात्रक है ये। वहाँ से लेकर 10 पर पावर 26 मीटर मतलब समझिए कि कितना बड़ा मात्रक हो गया। वहाँ तक चीज़ों का हम लोग क्या करते हैं जी, फिजिक्स में अध्ययन करते हैं। मेरे समझाने का मतलब सिर्फ ये है कि आप छोटे चीज़ों से लेके बड़े चीज़ों तक का हम माप तौल इस फिजिक्स में करते हैं। या तो इलेक्ट्रॉन का माप हो, छोटा मापन, या बड़ा से बड़ा यानी ब्रह्मांड का माप हो, उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए। अब देखिए, इसके बाद आता है आपका, अब इसी में क्या आता है, अब देखिए कोई पूछेगा द्रव्यमान, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होगा जी? देखिए
इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और दूसरा फिर बड़ा में लेंगे तो ब्रह्मांड का द्रव्यमान। ठीक है, अब देखिए छोटा में लेंगे तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और बड़ा में लेंगे तो आपका द्रव्यमान। ठीक है, अब देखिए द्रव्यमान, अब देखिए यदि आप इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान देखिएगा तो 10 पर पावर -31 kg होता है। थोड़ा मार्कर बदलने दीजिए, 10 पर पावर -31 kg, और यह होता है 10 पर पावर 55 kg। समझिए ये 55 है, 3 मत समझिएगा, 55 है। अब देखिए मेरे कहने का मतलब है छोटे चीज़ों का जब द्रव्यमान, हम लोग छोटा कण के बारे में, छोटे छोटे चीज़ों के बारे में जब अध्ययन करें, जैसे इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान देखिएगा तो 10 पर पावर -31 kg होता है। सोच के देखिए -31 kg कितना छोटा, ये एक प्रकार का मापन है। इसको जब मापा गया तो सोच लीजिए कितना छोटा है। ये यहाँ से लेकर हम लोग बहुत बड़े मात्रा ब्रह्मांड का भी द्रव्यमान हम लोग यहाँ लगभग सब लगभग में है, लिख लीजिएगा यहाँ लगभग, और ये एग्जैक्ट नहीं है, सब क्या है जी, लगभग है। अब देखिए लगभग में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना माना गया है, 10 पर पावर -31 kg, और इसके साथ साथ ब्रह्मांड का द्रव्यमान लगभग कितना माना गया है, 10 पर पावर 55 kg। तो हम लोग छोटे से लेके बड़े चीज़ों का भी द्रव्यमान हम लोग निकाल सकते हैं या निकाले हुए हैं। ये सब चीज़ों का अध्ययन कहाँ करेंगे, हम लोग फिजिक्स में करेंगे। तो जितना बात मैं आपको बता रहा हूँ, आपको खुद पता चल रहा होगा कि जो आपका फिजिक्स है केवल माप तौल का ही बात हम लोग ज़्यादातर कर रहे हैं, क्योंकि फिजिक्स का दूसरे भाषा में इसको जब देखा जाएगा तो इसको मापन विज्ञान भी कहा जाता है। पहले ही आपको बता चुके हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबसे छोटा हो गया 10 पर पावर -31 kg। बड़ा से बड़ा ब्रह्मांड का द्रव्यमान कितना हो सकता है, लगभग 10 पर पावर 55 kg। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए। अब देखिए जब थोड़ा सा और हम लोग मतलब आगे बढ़ते हैं, इसमें थोड़ा सा और इसके बारे में थोड़ा जानकारी हम लोग लेते हैं, तो क्या आता है दोस्त। तो अब देखिए ये सब चीज़ हम कैसे आपको बता पा रहे हैं, ताकि जितने इंजीनियर लोग हैं, साइंटिस्ट लोग हैं, इन्होंने क्या किया जी, फिजिक्स में बहुत बड़ा योगदान दिया है, और उपकरणों का इन्होंने क्या किया जी, खोज किया है, कुछ यंत्रों का खोज किया, जिससे सब कुछ माप कर तौल कर आपको आसानी से बताया जाता है। जैसे सिंपल बात सोचिए, अब मैं आपको बता रहा हूँ कोई भी चीज़ का मतलब मापना है। मान के चलिए कि मेरे शरीर में किस प्रकार का, मान के चलिए कितना खून है, या मैं आपको बता दूं कि जो हड्डी है, मेरा हड्डी टूटा हुआ है, कहीं का हड्डी टूट गया, उसको जांचना है कहाँ टूटा हुआ है। मतलब आप एक्सरे करने जाइएगा ना जी, तो एक्सरे का भी तो खोज किसी ने किया है। समझ में आ रहा है, ये बल्ब जितना लाइट आपका बढ़ रहा है, इतना आसानी से हम आपको डिजिटल तरीके से पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ वैज्ञानिक का बहुत बड़ा योगदान है। ये आपका जो कैमरा से आपका वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो कैमरा का बनाने में भी कहीं ना कहीं साइंटिस्ट का बहुत बड़ा योगदान है, तभी आपको इतना सुविधा से हर चीज़ को पहुंचाया जा रहा है। ये माइक कोई ना कोई ज़रूर बनाया है, समझ में आ रहा है, तभी आपको इतना अच्छे तरीके से आपको पहुंचाया जा रहा है हर चीज़ को, इस ज्ञान को आपको दिखाया मतलब बताया जा रहा है। लैपटॉप से आपका जितना काम हो रहा है, समझ आ रहा है, तो लैपटॉप को तो कोई ना कोई बनाया है। ये सब फिजिक्स का तो ही कोई ना कोई साइंटिस्ट होगा ना जी, जो कि ये सब चीज़ बनाया है, ताकि हमको ये सब चीज़ को जानने में समझने में आसान कर दे। तो साइंस क्या कहता है कि साइंस एक प्रकार का क्या है जी, देखा जाए तो क्या करता है, आदमी के कामों में क्या करता है, व्यक्ति के कामों को आसान कर देता है। तो कहीं ना कहीं इस फिजिक्स को इतना बढ़िया से जानने का जो भी हम लोग का ये सिलसिला हुआ है, बुक के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से, चाहे कुछ भी, कहीं ना कहीं साइंटिस्ट का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। समझिएगा, दूरबीन का आविष्कार करना, एरोप्लेन का आविष्कार करना, ये सब चीज़ों का जितना नए नए चीज़ों का आविष्कार जो किया गया है, खैर नए तो कुछ नहीं होते, सब पुराने चीज़ों का खोजा जाता है। बट मेरे कहने का मतलब मोबाइल, ये क्या है जी, एक प्रकार का हम लोग के कामों में क्या करता है, आसानी कर देता है हर काम को करने में। तो कहीं ना कहीं वैज्ञानिक का जो है, साइंटिस्ट लोगों का, इंजीनियर लोगों का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान है, तभी फिजिक्स यहाँ तक पहुँच पाया, इतना अच्छे चीज़ों को खोज पाया है। ठीक है दोस्तों, और थोड़ा सा आगे बढ़ जाए। अब हम चलिए समझ रहे हैं हर बात को, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। अब देखिए इस फिजिक्स का, इस भौतिकी का महत्व आपका मैथमेटिक्स में भी है, ठीक है, केमिस्ट्री में भी है, बायोलॉजी में भी है, भूगोल में भी है, और भी सारे विषयों में है। ऐसा कुछ नहीं कि फिजिक्स केवल फिजिक्स अकेले है, नहीं। अब देखिए मान के चलिए कि
हम आपको जब बताएंगे कि आप कहिएगा थोड़ा बताइए हमको एग्जाम्पल कि गणित में कहाँ है, मैथ में यानी कहाँ पे है। तो देखिए जो गणित है मैथ, वहाँ पे देखिए कहाँ है। मान के चलिए कि कोई भी आपका क्या बोलते हैं, हाँ, कोई भी एक क्षेत्र है, वहाँ का हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो कोई भी क्षेत्र का जब हमको क्षेत्रफल निकालना है तो यहाँ पे देखिए लंबाई का भी जरूरत है और चौड़ाई का भी जरूरत है। समझ में आ रहा है बात के? तो देखिए लंबाई चौड़ाई कहाँ पढ़ना है, जाकर फिजिक्स में पढ़ना है। तो मैथमेटिक्स में फिजिक्स का भी बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा महत्व है, बहुत हेल्प करता है मैथमेटिक्स को भी पढ़ने के लिए। कौन? फिजिक्स। तो मेरे कहने का मतलब कि फिजिक्स का योगदान कहाँ है? मैथमेटिक्स में भी है। वैसे ही फिजिक्स का योगदान कहाँ है? आपका केमिस्ट्री में भी है। ठीक है, अब केमिस्ट्री में कहाँ पे है? अब देखिए केमिस्ट्री में मान के चलिए कि ऊर्जा के बारे में वहाँ पे पढ़िएगा, ठीक है, पदार्थ के बारे में पढ़िएगा, तो वहाँ पर भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कि फिजिक्स का वहाँ क्या होता है जी, रोल होते हैं। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है कि ये जो भौतिकी है फिजिक्स में भी मतलब बहुत बड़ा इसका योगदान है। जैसे ठोस द्रव गैस के बारे में पढ़िएगा वहाँ पे केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में ठोस द्रव और गैस के बारे में जब वहाँ पे आप अध्ययन कीजिएगा तो आप फिजिक्स का भी कुछ कुछ गुण आएंगे। जैसे मान के चलिए कि पूछा जाए कि बताइए उस ठोस पदार्थ को पीटने पर आवाज़ करता है, यानी ध्वनि उत्पन्न हुआ, तो ध्वनि कहाँ पढ़िएगा जी? केमिस्ट्री में नहीं, ध्वनि पढ़िएगा कि फिजिक्स में। समझ में बात क्या? तो ये चीज़ है। तो आपका गणित में भी यानी मैथमेटिक्स में भी बहुत बड़ा योगदान है फिजिक्स का, और केमिस्ट्री का में भी बहुत बड़ा योगदान है। किसका? फिजिक्स का। उसी तरह इसका बायोलॉजी में भी योगदान है, बायो में भी योगदान है। आप कहिएगा कि यह कैसे है? तो देखिए मान के चलिए कि पीछे हम आपको बताएं कि कोई व्यक्ति का हड्डी टूटा हुआ है, समझ में आ रहा है, उसको जांच करना है, तो जो उपकरण होगा उसका खोज कौन किया होगा? फिजिक्स वाले नहीं किए होंगे। सूक्ष्म कोई भी आपका मान चलिए उपकरण है, या मान के चलिए कि छोटे छोटे कण को देखना है तो किससे देखेंगे? माइक्रोस्कोप की सहायता से देखेंगे। तो माइक्रोस्कोप कहाँ से, मतलब कौन बनाया होगा? कोई साइंटिस्ट नहीं बनाया होगा, फिजिक्स वाले। चाहे ये सब चीज़ों में बहुत बड़ा योगदान है फिजिक्स का। बायोलॉजी में बहुत सारे टॉपिक पर, समझ में, दूरबीन का, ये सब चीज़ों में बहुत बड़ा योगदान है। इतना मोटा मोटा बात समझिए। तो फिजिक्स का योगदान आपका मैथमेटिक्स में हो गया, केमिस्ट्री में हो गया, बायोलॉजी, उसी तरह भूगोल में भी है। समझ में आ रहा बात का? लगभग हर चीज़ों में इसका योगदान बहुत ज़्यादा है। तो फिजिक्स का इतना आसान हम लोग नहीं समझेंगे कि हाँ इसका योगदान नहीं। आप बहुत अच्छे से जब पढ़िएगा ना तब आपको पता चलेगा कि नहीं फिजिक्स तो इस प्रकार से है जो कि हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही क्या जी उपयोगी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं फिजिक्स के बारे में। अब देखिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक सेब का हुआ जी नीचे गिर गया, एक सेब का हो रहा है जी नीचे गिर गया। मैं कुछ एग्जांपल आपको बता रहा हूँ फिजिक्स का। जैसे सेब का नीचे गिरना, अब क्या है जी, ये गुरुत्वाकर्षण बल के मतलब कारण ऐसा होता है। सूर्य के चारों ओर का होता है जी, जितने ग्रह है वो क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। इस सब चीज़ कहाँ पढ़ना है? आपको फिजिक्स में ही पढ़ना है। कोई लड़का दौड़ रहा है तो उसका गतिज ऊर्जा निकालना है, कहाँ पढ़ेंगे हम लोग? फिजिक्स में ही पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? तो ऐसे फिजिक्स का समझिए कि बहुत, अब देखिए अभी जितना लाइट है, प्रकाश, इस सब चीज़ों का अध्ययन कहाँ करेंगे हम लोग? फिजिक्स में ही पढ़ेंगे। मैं बोल रहा हूँ, आप माइक के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से आप उसको सुन पा रहे हैं या हमें देख पा रहे हैं, ये सब चीज़ों का अध्ययन, साउंड का अध्ययन, लाइट का अध्ययन, ये सब कहाँ पढ़ेंगे हम लोग? फिजिक्स में ही पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है ना बात को? तो फिजिक्स का योगदान समझिए कि बहुत ज़्यादा है, और इस फिजिक्स को योगदान देने में एक आदमी का हाथ नहीं है। भले हम आपको बताएंगे लास्ट में कि फिजिक्स को कितने भागों में मतलब बांट कर अध्ययन करेंगे, ये सब चीज़ बताएंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए। इसके पहले मैं एक और बात आपको बता दूं कि देखिए फिजिक्स का इतना आगे ले जाने में एक आदमी का योगदान नहीं है, इसमें बहुत साइंटिस्ट लोग आए हुए हैं और बहुत लोगों का बहुत बड़ा योगदान है यहाँ पे। हम मानते हैं कि फिजिक्स का पिता जो है या फादर न्यूटन को कहा जाता है, या मॉडर्न फिजिक्स का पिता आइंस्टाइन को कहा जाता है। ये बात सत्य है, बट इनके साथ साथ बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने फिजिक्स के बारे में समझिए कि बहुत बड़ा योगदान दिए हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, गुरुत्वाकर्षण का नियम कौन दिए हैं? न्यूटन साहब ने दिए हैं। ये तो बहुत पॉपुलर व्यक्ति हैं क्योंकि इन्हें ही फिजिक्स का पिता कहा जाता है। समझे? क्लासिकल मतलब पीछे वाला। अब देखिए जरूरत का नियम कौन दिए हैं? तो जरूरत का नियम गैलीलियो ने दिए हैं। फिर देखिए न्यूट्रॉन का खोज कौन किया है? पहले इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया है? जे थॉमसन ने किया है।
उसके बाद प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया है, न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया है। तो ये सब जितने मैं वैज्ञानिक आपको नाम बता रहा हूँ कहीं ना कहीं उसका योगदान है इस फिजिक्स में, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस का द्वारा है, समझा ना बात के। तो अब हाइगेंस साहब का भी तो कुछ ना कुछ योगदान है, समझा ना बात के कि नहीं। फिर आगे चलिएगा तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम दिए थे माइकल फैराडे ने, तो माइकल फैराडे साहब का भी तो कुछ ना कुछ फिजिक्स में योगदान है। फिर आगे जाइएगा तो विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में कौन बताए थे, मैक्सवेल, तो उनका भी तो कुछ ना कुछ फिजिक्स में योगदान है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि 2 ही 3 आदमी का नहीं, बहुत सारे वैज्ञानिक लोग का आपका महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने फिजिक्स के बारे में बहुत कुछ कह के बता के और गए हैं, ठीक है। फिर आगे थोड़ा सा चलिएगा तब देखिए रेडियो तरंग के बारे में देखिएगा तो जगदीश चंद्र बोस जी हैं, ये भारत के रहने वाले हैं, आपको पता होगा जगदीश चंद्र बोस। इन्होंने कहा कि रेडियो तरंग के बारे में बताए थे, बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा फिजिक्स में, ठीक है। आइंस्टाइन साहब तो है ही हैं जो कि आपको फॉर्मूला देते E=mc², ठीक है, अपेक्षिक का सिद्धांत जिसको कहा जाता है। नील्स बोर है, ठीक है, आपका सत्यचंद्र नाथ बोर हैं, ठीक है, एस चंद्रशेखर जी हैं। ऐसे बहुत वैज्ञानिक हैं, बहुत सारे हैं जिन्होंने फिजिक्स को आगे ले जाने में बहुत मदद की है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अब थोड़ा सा अब हम लोग चर्चा करते हैं कि फिजिक्स को कितने भागों में हम लोग बांट के पढ़ेंगे, किस फिजिक्स को क्या कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले इसका एक लाइन में परिभाषा भी आप लिख सकते हैं कि प्राकृतिक में होने वाले घटनाओं, एक लाइन में इसके बाद खत्म हो जाएगा। देखिए प्राकृतिक में या प्रकृति में होने वाले घटनाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं, भौतिकी कहा जाता है, सिंपल बात है। अब देखिए प्राकृतिक में जितना भी घटना हो रहा है, जैसे हम लोग अरे बहुत एग्जाम्पल है, जैसे मान के चलिए मैं बोल रहा हूँ आप सुन ले रहे हैं, सुबह सुबह सूरज का प्रकाश आ रहा है, फिर मान के चलिए कि हम लोग सुबह सुबह टहलने जाते हैं तो मेरा एनर्जी का होता है जी लॉस होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है दैनिक जीवन में, लाइट का बहना, विद्युत धारा प्रवाहित होना, आपका फिर क्या बोलते हैं कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरना, ठीक है, कोई वस्तु रखा हुआ है तो नीचे प्रेशर यानी दाब लगाना, ये सब दैनिक जीवन में जितना भी घटना लगभग हो रहा है वो सब चीज़ क्या कहलाता है, आपका भौतिकी यानी फिजिक्स कहलाता है। तो प्राकृतिक में होने वाले घटनाओं को क्या कहा जाता है, आपको फिजिक्स यानी भौतिकी कहा जाता है। अब देखिए इसको थोड़ा अच्छे तरीके से चलेंगे हम लोग। अब देखिए 2 प्रकार में इसको बांट के पढ़ते हैं, देखिए किस प्रकार से है, सब समझिएगा, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देखिए 1900, देखिए इसको मतलब एक सुविधा के लिए और कुछ खास ही नहीं है। देखिए 1900 ईस्वी के पहले, 1900 ईस्वी के पहले, समझिए 1900 ईस्वी के पहले वाले फिजिक्स को क्या कहा जाएगा, तो 1900 ईस्वी के पहले वाले फिजिक्स को क्लासिकल फिजिक्स कहा जाता है। क्लासिकल फिजिक्स जिसको बोला जाता है हिंदी में चिर समस्त भौतिकी, चिर समस्त भौतिकी। अब देखिए 1900 ईस्वी के बाद, 1900 ईस्वी के बाद देखिए जितना मैं बात लिखा रहा हूँ सब आप लोग क्या करिए, एक कॉपी पर नोट्स बनाते चलिएगा ताकि आपको बार बार वीडियो को नहीं देखना पड़े। एक बार देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो 2 बार देखिए, और लगातार आप वीडियो से जुड़े रहिए, आपको बराबर वीडियो मिलेगा। और फिजिक्स और कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता दूं कि जो पेड कोर्स में नहीं लोग पढ़ेगा ना, उससे ज़्यादा हम आपको जरूर पढ़ा देंगे, इतना विश्वास रखिए। क्योंकि हम भी बहुत लोग, मैं भी बहुत को देखा हूँ कि पेड कोर्स किस प्रकार से उगाता है, किस प्रकार से पढ़ाया जाता है। वो केवल वही पढ़ाएंगे जो मतलब ऊपर है। आपको मैं आपको बता रहा हूँ जो कॉम्पिटेटिव लेवल का है, चाहे ज़्यादा डीप तक नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कोई भी एग्जाम में बढ़ जाइए, इससे ज़्यादा फिजिक्स से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। तो साथ साथ क्या करना है दोस्त, नोट्स बनाकर ही चलना है, कॉपी में लिखते चलिए जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। दिक्कत हो रहा है वीडियो को रोक दीजिए कुछ देर, तब लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए 1900 ईस्वी के पहले वाले फिजिक्स को क्या कहा जाता है, क्लासिकल फिजिक्स यानी चिर समस्त भौतिकी। 1900 ईस्वी के बाद वाले फिजिक्स को क्या कहा जाता है, तो मॉडर्न फिजिक्स कहा जाता है, मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स का मतलब कहा जाएगा जी आधुनिक भौतिकी। समझना क्या बात क्या, देखिए 1900 ईस्वी के बाद वाले फिजिक्स को कहा जाता है मॉडर्न फिजिक्स,
1900 ईस्वी के पहले वाले फिजिक्स को कहा जाता है क्लासिकल फिजिक्स। अब देखिए 1900 ईस्वी के पहले वाले फिजिक्स के पिता कौन है, बात तक आ गया आप, कौन है, न्यूटन साहब। समझिए बात को, 1900 ईस्वी के पहले वाले का पिता किन्हें माना जाता है, न्यूटन को। और 1900 ईस्वी के बाद वाले के पिता किन्हें माना जाता है, देखिए इनका देख लीजिए, थोड़ा बढ़िया से लिख लीजिए, पिता आइंस्टाइन को, आइंस्टाइन। समझिए बात को, एक बार और मैं बोल दे रहा हूँ, 1900 ईस्वी के पहले वाले फिजिक्स को कहा जाता है क्लासिकल फिजिक्स, 1900 ईस्वी के बाद वाले फिजिक्स को कहा जाता है आधुनिक फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स के पिता किसे माना जाता है, न्यूटन साहब को माना जाता है, और आधुनिक फिजिक्स का पिता आइंस्टाइन को माना जाता है। समझिए बात को। और इन्होंने बहुत फेमस एक फार्मूला दिए थे, E बराबर mc², एनर्जी निकालने का एक फार्मूला है, ठीक है, जो कि बहुत ही फेमस फार्मूला, मैं आपको बता दूं, ठीक है। हाँ, E बराबर mc², ठीक है, सही बोल रहा है। तो क्या हो जाएगा जी, E बराबर mc²। अब ये क्या बोलते हैं, अपेक्षिक का सिद्धांत इसे कहा जाता है, आपको बताएंगे। एनर्जी का फार्मूला है, आगे जब हम यहाँ तक पहुँचेंगे तो आपको बहुत अच्छे से इसको पढ़ा जाएगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो ठीक है, आधुनिक फिजिक्स का पिता किसे बोलिएगा, आइंस्टाइन को कहिएगा, और पीछे वाले फिजिक्स का न्यूटन कहिएगा। कोई दिक्कत नहीं ना है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और सब बात को क्या करिए, लिखते चलिए। अब देखिए, अब इसमें क्या क्या पढ़ेंगे जी हम लोग, तो इसमें पढ़ते हैं यांत्रिकी के बारे में। देखिए मैं एकदम बिल्कुल आराम से चल रहा हूँ, कोई घबराने वाली मतलब बात नहीं है। अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है कि इतना डेट से फॉर्म भराएगा, अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि एग्ज़ाम इतना तारीख से होने वाला है। एकदम बिल्कुल आराम से पढ़िए। कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पढ़ रहे हैं या उसका तैयारी कर रहे हैं, आप यदि साइंस उसका सब्जेक्ट है तो 100% मैं यहाँ से आपको समझिए कि साइंस कवर हो ही जाएगा, ठीक है। तो अभी एकदम बिल्कुल हम लोग आराम से पढ़ेंगे, भले समय थोड़ा सा ज़्यादा क्यों ना लग जाए, बिल्कुल आराम से। तो देखिए जी, जो 1900 ईस्वी के पहले वाले आपका फिजिक्स है क्लासिकल फिजिक्स, उसके पिता न्यूटन साहब है। और इसमें क्या क्या चीज़ पढ़ना है, यांत्रिकी। तो यांत्रिकी में सब कुछ आ जाएगा, बल, विस्थापन, दूरी, आपका द्रव्यमान, वेग, त्वरण, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ये सब चीज़ टॉपिक इसमें पढ़ना है। अब मैं एक लाइन में इसको बात को ख़त्म कर दिया। अब लिखना चाहेंगे तो लिखना पड़ जाएगा सब, कि मापन के बारे में पढ़ना है, फिर आपका ऊर्जा के बारे में पढ़ना है, द्रव्यमान के बारे में पढ़ना है आपका, फिर इसमें जैसे जैसे आगे बढ़िएगा तो किसी तत्व के बारे में पढ़ना है, असंजक स्वसंजक बल के बारे में पढ़ना है, वेग के बारे में पढ़ना है, त्वरण के बारे में पढ़ना है, विस्थापन के बारे में पढ़ना है, कार्य के बारे में पढ़ना है, ऊर्जा के बारे में पढ़ना है, शक्ति के बारे में पढ़ना है। कितना मैं टॉपिक बताऊँ आपको, इस सारा टॉपिक यांत्रिकी में आ जाता है, ठीक। उसके आगे बढ़िएगा तो ध्वनि। और देखिए ध्वनि, समझ में ना बात के, तो ध्वनि के बारे में भी यहाँ हम लोग देख लेंगे पहले वाले फिजिक्स में। यहीं से मैं फर्स्ट क्लास यहीं से चालू करूँगा, यहाँ से तब वहाँ तक पहुँचेंगे हम लोग, ठीक है। अब इसके बाद बात क्या है जी, ऊष्मा। देखिए ऊष्मा का मतलब क्या होगा, हीट, इसको अंग्रेजी में देख लीजिएगा। ध्वनि का मतलब होता है साउंड, देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ऊष्मा के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, हीट के बारे में पढ़ेंगे, समझ ना बात के। फिर थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो प्रकाशिकी, यानी प्रकाश सीधे लिख देते हैं, या प्रकाशिकी भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लीजिए प्रकाशिकी तो कहिएगा। अब देखिए प्रकाशिकी के बारे में, यानी लाइट के बारे में, अंग्रेजी में इसको लाइट कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए अब प्रकाश के बारे में पढ़िएगा तो क्या क्या है जिसमें टॉपिक, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, समझ में आ रहा है। इसमें बहुत सारा टॉपिक है, विवर्तन, इसमें टॉपिक का कमी नहीं, बहुत सारा टॉपिक है। सब हम लोग जब प्रकाश पढ़ेंगे एकदम आराम से बिल्कुल पढ़ेंगे। और लास्ट में आपका क्या आता है, आपका विद्युत धारा या विद्युत सीधे कर, इलेक्ट्रिसिटी जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है, आपका लिख लीजिएगा इलेक्ट्रिसिटी। फिर एक और टॉपिक इसमें जुड़ जाता है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, लिख दे रहे हैं विद्युत, नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कर देते हैं आपका। देखिए अगला टॉपिक यहाँ पे कहा जाएगा जी, विद्युत धारा का कौन प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, अगला टॉपिक हो गया, ठीक है। तो देखिए जी, हम लोग जो 1900 ईस्वी के पहले वाला फिजिक्स है उसमें क्या क्या पढ़ेंगे, यांत्रिकी, ध्वनि, ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये सब चीज़ जितने भी हैं ये सब चीज़ हम लोग इसमें देख लेंगे, इधर वाले भाग में देखें। लेकिन जो आजकल के फिजिक्स है
ठीक है। आजकल के फिजिक्स का मतलब आधुनिक यानी मॉडर्न फिजिक्स, जिसके पिता कौन है? आइंस्टाइन है। तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या पढ़ेंगे। इसको चाहिएगा तो 2 भाग में भी बांट के आप पढ़ सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक, समझ आया, इलेक्ट्रॉनिक लिख लीजिएगा यहाँ पे। और यहाँ नाभिक, देखिए नाभिकीय या नाभिक के बारे में नाभिकीय कर लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स में आप क्या क्या जानते हैं जी? मोबाइल के बारे में, जो हम लोग का मोबाइल है, मोबाइल के बारे में, लैपटॉप के बारे में कर लीजिए, अपना लिख लीजिएगा लैपटॉप, लिख देते हैं लैपटॉप के बारे में, कंप्यूटर के बारे में, ठीक। इसके साथ साथ कहा जाएगा जी और रोबोट के बारे में, समझ गए? रोबोट के बारे में हो गया। या और कुछ बच रहा है इसमें जी? बस बहुत कुछ है। देखिए मोबाइल, जैसे कहने का मतलब है जी इलेक्ट्रॉनिक्स के मतलब समझे ना, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के रूप में मतलब काम करे, जिसमें मोबाइल। देखिए अब आखिर मोबाइल के बारे में, लैपटॉप के बारे में, कंप्यूटर के बारे में, रोबोट के बारे में कहाँ पढ़ेंगे? फिजिक्स में पढ़ना है, लेकिन कौन फिजिक्स में? मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, मोबाइल के बारे में। अब देखिए अब आजकल जैसे सबसे फेमस चीज़ आ गया व्हाट्सअप। व्हाट्सअप क्या है जी? एक प्रकार का, कहने का मतलब कि व्हाट्सअप एक ऐसा मतलब का ऐप बनाया गया है जो कि आप खुद अकेले किसी को मतलब ये चीज़ भेज सकते हैं, जो भी मैसेज भेजना होगा, पर्सनली मैसेज भेजने के लिए एक ऐप बनाया गया है व्हाट्सअप जो है, समझ में ना। फेसबुक क्या है? ये पर्सनली नहीं है, फेसबुक आपका जनरल है, समझ रहा है। तो ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? इधर वाले में पढ़ेंगे। अब देखिए जब से मोबाइल आया, समझ रहे कितना आसान काम को बना दिया है। मोबाइल का एक कॉल कोई करेगा, आपको सब कुछ पता चल जा रहा है A to Z। तो ये मोबाइल समझिए के बारे में भी तो कुछ जानकारी लेना है कि मोबाइल क्या है, कंप्यूटर क्या है, लैपटॉप से हमको क्या फ़ायदा है, समझे ना। कैलकुलेटर, हाँ एक कैलकुलेटर तो खैर इसमें आ ही गया। अब कैलकुलेटर क्या है जी? बड़े बड़े गुना भाग को एकदम कैलकुलेटर एकदम तुरंत कर देता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ फिजिक्स का योगदान है बहुत बड़ा इसमें। रोबोट के बारे में समझ, रोबोट पिक्चर भी है, रोबोट के बारे में समझ सकते हैं। रोबोट क्या है? एक प्रकार से आदमी की तरह यह काम करता है रोबोट। जैसे अब रोबोट एक पिक्चर वाला ही रोबोट नहीं, मान के चलिए कि एक गेट को खोलना है तो वहाँ एक आदमी की ज़रूरत होगी, लेकिन एक ऐसा सिस्टम बना दिया गया कि रोबोट की तरह काम करे, वहाँ आदमी भी नहीं है फिर भी वो गेट खुल जाए। तो वह जो मशीन है वो काथी की तरह काम कर रहा है? रोबोट की तरह काम कर रहा है। तो वहाँ पे भी इस सब चीज़ों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। अब देखिए और नाभिकीय में काथी के बारे में पढ़ेंगे जी यहाँ पे। अब देखिए नाभिकीय भौतिकी में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो नाभिकीय भौतिकी में हम लोग पढ़ेंगे परमाणु बम, समझिए परमाणु बम, अणु बम, समझ गया, सूर्य तारा के ऊंचाई भी कर लीजिए, या इसके बारे में अध्ययन करना ETC कर लीजिए। यहाँ पे परमाणु बम, परमाणु भट्टी भी जोड़ सकते हैं, अणु बम, समझ आ गया, सूर्य तारा, इस सब के बारे में ऊंचाई के बारे में पता करना, या ये सब चीज़ क्या होता है इसके बारे में पता करना, सूर्य तारे के जितना भी जानकारी है ये सब चीज़ हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? आपको आधुनिक यानी मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कहने का क्या मतलब है, मोटा जितना आपका जानकारी था मैंने आपको दे दिया है फिजिक्स के बारे में। मैं आपको बता दूं कि लगातार आप इस वीडियो से जुड़े रहिए। अब आपको रोज़ मैं कोशिश करूँगा कि एक वीडियो आपको फिजिक्स का ज़रूर रोज़ मिले। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिए कि हाँ ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। और मैं आपसे फिर से बता दे रहा हूँ कि 2023 में जितना वैकेंसी आने वाला है जिसमें साइंस का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये आपके लिए एक विश्वास समय। अब ये नहीं कि यूट्यूब पे फ्री में मैं पढ़ा रहा हूँ आपको तो एकदम नॉर्मली ऐसा ही है, ऐसा ही पढ़ा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, ये सबसे बड़ी बात है। यूट्यूब पे आप खोजिएगा तो बहुत कम ऐसा सर लोग मिलेंगे जो कि आपको पूरे फिजिक्स बढ़िया से पढ़ा दें, बहुत कम लोग हैं। और कुछ लोग हैं भी तो अपना पूरा कंटेंट नहीं दे पाते इसलिए क्योंकि उनको पेड कोर्स भी तो बेचना है। सब आपको यही जन पढ़ा देंगे तो अपना पेड कोर्स में क्या पढ़ाएंगे, इसलिए सब लोग जो है पूरा कंटेंट बढ़िया से नहीं दे पाता है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि मेरा कोई पेड कोर्स नहीं है, मैं कोई कोर्स नहीं बेच रहा हूं आपको, ठीक है। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि यूट्यूब पे एक बार बहुत अच्छे से मैं साइंस पढ़ा दूं, केवल फिजिक्स ही नहीं पूरे साइंस में पढ़ा दूं। तो 2023 में आगे सबसे पहले ALP RPF आपका टेक्नीशियन का वैकेंसी आने वाला है। और यदि आप CGL का एग्ज़ाम देने वाले हैं
CHSL का एग्ज़ाम देने वाले हैं, MTS का एग्ज़ाम देने वाले हैं। आने वाला समय में बिहार पुलिस और बिहार SI का एग्ज़ाम आप यदि देने वाले हैं तो आप इस वीडियो से लगातार जुड़े रहिए। मैं आपको वादा करता हूँ कि 100% आपका एक क्वेश्चन नहीं छूट सकता है साइंस से। ठीक है दोस्तों, तो मैं फिर से बताऊँ कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए कि आपको कैसा लगा। उसके बाद कमेंट भी कुछ लिख दीजिए। उसके साथ साथ दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। हम लोग का परिवार अभी छोटा है, इसको थोड़ा सा आप ही लोग को ना बड़ा करना है, तो थोड़ा सा लोग प्यार भी हम लोग को ये कीजिए ताकि हम लोग को मोटिवेशन मिले और अच्छे से हम लोग और बढ़िया कंटेंट के साथ और मेहनत के साथ वीडियो को आपके सामने लाएँ। ठीक है दोस्तों, तो आज तक हम लोग का इतना ही रहेगा। आगे यूनिट एंड डायमेंशन मैं चालू करूँगा, उसको जरूर आप लोग जाकर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। जय हिंद।